आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिक्योरिटी चेक क्या होता है और अगर सिक्योरिटी चेक कोई बैंक या कोई व्यक्ति या कोई कंपनी भर के बाउंस करवा दे तो क्या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस बनेगा या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। आमतौर पर मैंने 3 अवस्थाएं देखी हैं जिसमें कि सिक्योरिटी चेक्स हम दे देते हैं। या तो हम किसी बैंक से लोन ले रहे होते हैं, किसी भी प्रकार का, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कुछ भी, और बैंक उस लोन के डिसबर्समेंट की फॉर्मेलिटीज़ के समय कहता है कि मुझे 3 या 4 या 5 या 6 सिक्योरिटी चेक्स दीजिए, ब्लैंक, अनडेटेड। उसमें नाम भर देते हैं, बैंक का साइन कर देते हैं, अमाउंट खाली छोड़ देते हैं, डेट का कॉलम भी खाली छोड़ देते हैं। दूसरी सिचुएशन मैंने ऐसे देखी है कि जो व्यापारी लोग होते हैं जब आपस में माल का लेन देन करते हैं तो कोई नया व्यवहार शुरू हो रहा है, कोई नया एग्रीमेंट बना है, तो वो कहता है भाई मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं कि आप मेरा पैसा दे ही देंगे, तो आप एक सिक्योरिटी चेक मेरे पास ब्लैंक रख दीजिए कि कभी आपका पेमेंट कुछ लेट हुआ तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूं, ऐसा प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन जो मैंने कॉमनली देखी है, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, किसी मनी लेंडर से, किसी प्राइवेट व्यक्ति से, तो वो कहता है कि मुझे एक सिक्योरिटी के रूप में आप एक चेक दे दीजिए कि मैंने आपको इतने रुपए उधार दिए ताकि अगर आप मेरा वो उधार चुकता ना कर पाएँ तो वो चेक भर के मैं अमाउंट भर के अपना पैसा वसूल कर सकूं। और भी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। खैर, परिस्थिति कोई भी हो, अगर आपने सिक्योरिटी चेक दे दिया और बाद में आपका उस अपोजिट पार्टी से किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया, चाहे ब्याज को लेके, चाहे जो अमाउंट देना था उस अमाउंट को लेके, चाहे माल की क्वालिटी को लेके या कुछ भी, तो वो चेक खाली जिसमें अमाउंट नहीं भरा हुआ है वो उस व्यक्ति, उस बैंक के पास है। और अगर वह बैंक, वह व्यक्ति, वह कंपनी उसमें अमाउंट भर के कुछ भी जो उसे ठीक लगे बाउंस करा देता है, तो क्या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस है सेक्शन 138 में, वो आपके ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा? इसका उत्तर है हाँ। भले ही आपने किसी को सिक्योरिटी चेक दिया हो, आप प्रथम दृष्टि में आरोपी माने जाओगे क्योंकि चेक आपने दिया था, और भले ही वो सिक्योरिटी चेक था, आपको ही कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो राशि, उस अमाउंट उस चेक के अंदर भरी गई है वो चेक प्रेजेंट करने वाली तारीख को लीगली दे नहीं थी, ड्यू नहीं थी, आउटस्टैंडिंग नहीं थी। कानूनी रूप से आप उतना पैसा देने के लिए लायबल नहीं थे उस दिन जिस दिन वो चेक डाला गया और जितना अमाउंट भर के डाला गया। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आती हैं। एक ये कि चेक किस डेट को डाला गया और दूसरा चेक में अमाउंट क्या भरी गई। अब जिस डेट को चेक डाला गया उस डेट को उतना पैसा लीगली आपका देना बनना चाहिए था। अगर अमाउंट जो चेक में भरी गई है वो ज़्यादा डाल दी गई है, लीगली पैसा उतना नहीं देना था, सामने वाले ने ज़्यादा अमाउंट भर दिया है, तब वो केस जीतने के चांसेस हैं आपके। उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने किसी व्यापारी से कोई सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, उसको परचेज ऑर्डर दिया, और आपने उस समय उसको एक सिक्योरिटी चेक भी दे दिया, परंतु किसी वजह से बाद में आपने परचेज ऑर्डर में कुछ सामान कम कर दिया, परचेज ऑर्डर को रिवाइज कर दिया या परचेज ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, और उसने वो सिक्योरिटी चेक भर के डाल दिया। तो जिस दिन उसने चेक डाला उस दिन आपके उतने पैसे देने नहीं बनते थे क्योंकि आपने ऑलरेडी परचेज ऑर्डर को रिवाइज करके माल को कम कर दिया था। पैसे देने तो होंगे, उतने नहीं देने होंगे, या परचेज ऑर्डर कैंसिल ही कर दिया होगा आपने। तो भले ही वो सिक्योरिटी चेक था और बाउंस हो गया, उस केस में आप छूट जाओगे। एक दूसरा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया, 15 साल के लिए लोन लिया, आपने 3-4 महीने बैंक के पैसे नहीं दिए या 1 महीना ही बैंक के पैसे नहीं दिए, और बैंक ने बिना कोई रिकॉल नोटिस दिए, बिना लोन को रिकॉल किए पूरा अमाउंट भर के डाल दिया अचानक से आपको बिना बताए, तो भी आप बच जाओगे क्योंकि आपको पैसे देने तो थे बैंक के, लेकिन जितनी आउटस्टैंडिंग ईएमआई थी 1 या 2 महीने की विद ब्याज, सिर्फ उतने ही देने थे। पूरे का पूरा लोन अमाउंट उस दिन आपको नहीं देना था। हाँ,
लोन एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से यदि बैंक ने आपको लोन रिकॉल नोटिस भेज दिया था कि हमारे सारे पैसे वापस दीजिए, और उसके बाद जो लोन रिकॉल नोटिस में अमाउंट था वो अमाउंट भर के बैंक ने चेक डाला, तब फिर वो एक लीगली एनफोर्सेबल डेट है, फिर वो कानूनी रूप से पैसे आपको देने बनते थे, तब आप फंस जाओगे। तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए किसी मनी लेंडर से आपने पैसे लिए थे ब्याज पे, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी बन गया था कि ब्याज पे पैसे लिए हैं, और उसने आप पैसे नहीं लौटा पाए किसी भी वजह से, या ब्याज नहीं लौटा पाए, कुछ दे दिया कुछ रह गया, उसने कोई अमाउंट भर के अपने हिसाब से कैलकुलेट करके डाल के बाउंस करा दिया, आपने सिक्योरिटी चेक दिया था उसको। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लीगली एनफोर्सेबल डेट और लायबिलिटी। लीगली एनफोर्सेबल यानी खाली आपके ऊपर दायित्व हो, ऋण हो, लायबिलिटी हो, इतना ही काफी नहीं है। वो दायित्व या वो ऋण या वो कर्जा या वो लोन लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, कानूनी रूप से उसको लागू किया जाना संभव होना चाहिए। अब मनी लेंडिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है, तो अपने आप में ही वह एक गैर कानूनी काम कर रहा है। पैसा ब्याज पे देने का व्यवसाय करना बिना मनी लेंडिंग एक्ट के अंदर लाइसेंस लिए गैर कानूनी है। तो भले ही वो कर्जा उसने आपने ले भी लिया उससे ब्याज पे, तो भी जो ब्याज वो मांग रहा है उस और जो उसने उस चेक में भर दिया है वो देने के लिए आप लीगली लायबल नहीं हो, वो लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं है। तो यहां पर भी आपके बचने के चांस हैं। तो यदि कोई भी नौबत आती है सिक्योरिटी चेक देने की, तो पहली तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपको कोई सिक्योरिटी चेक ना देना पड़े, क्योंकि दूसरी पार्टी सिक्योरिटी चेक इसलिए लेती है ताकि कल को कोई डिफॉल्ट हो जाए तो वो सिविल कोर्ट में ना जाके आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दे एनआई एक्ट के अंदर। तो आपको आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाता है चेक बाउंस होने पे। इसलिए बैंक्स या मनी लेंडर्स या अन्य कोई भी व्यक्ति कोशिश ये करता है कि आपका चेक मिल जाए किसी तरह से, ताकि आपको एक आपराधिक मामले में फंसाया जाए जिसमें कि फैसला भी जल्दी होता है, जेल जाने की नौबत भी आती है, बेल भी लेनी पड़ती है और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहली बात तो सिक्योरिटी चेक देना ही ना पड़े। दूसरी, आप कोशिश करिए कि अगर कोई एग्रीमेंट इस प्रकार का बना है तो उसमें इस बात का भी उल्लेख कीजिए कि ये सिक्योरिटी चेक है और ये सिक्योरिटी चेक किस अवस्था में यूज किया जा सकता है, ऐसा भी उसमें लिखिए कि भाई इतने टाइम में मुझे आपके पैसे देने हैं, 6 महीने में देने हैं। अगर 6 महीने में नहीं दे पाया तो ही सिक्योरिटी चेक यूज किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। तो इस चीज का भी उसमें डिटेल उल्लेख कीजिए। तीसरा, सिक्योरिटी चेक देने का मतलब ये नहीं है कि आप बेनिफिशियरी का नाम भी ना लिखें। आप उस चेक को लीजिए, उस पे जिसका नाम है उसका नाम लिखिए, बिल्कुल ही कोरा मत दीजिए। किसी व्यक्ति से लिया उस व्यक्ति का नाम लिखिए, किसी बैंक का लिया उस बैंक का नाम लिखिए 2 वाले कॉलम में, और उसको अकाउंट पे कीजिए। उस चेक को बियरर चेक मत दीजिए, 2 लाइंस मार के उसे क्रॉस कीजिए। अमाउंट नहीं भरना है तो मत भरिए, लेकिन जहाँ पे वर्ड्स में लिखना होता है अमाउंट, उसके नीचे जो ब्लैंक जगह होती है वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, नोट ओवर ₹5 लाख या नोट ओवर ₹10 लाख। तो जो मैक्सिमम आपने लोन लिया वो अमाउंट आप मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने पैसे तो 50,000 लिए हैं, सामने वाले ने 10 लाख भर के डाल दिया, तो आप उसमें एक अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये चेक इतने से ज़्यादा रकम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसा आप लिख सकते हैं उस पर। इसी तरह चेक के पीछे आप लिख सकते हो कि फॉर रीपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन अकाउंट नंबर सो एंड सो। आप मेंशन कर सकते हो कि ये ब्लैंक सिक्योरिटी चेक आप दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, वो उसी लोन अकाउंट में पेमेंट के लिए ही यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को चेक दे दिया, बाद में वो कह रहे जी मैंने तो आपको माल सप्लाई किया था इसलिए चेक दिया था, क्योंकि आपने पीछे पर्पज़ ही नहीं लिखा है। कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी चेक पर राइटिंग मेरी नहीं है, क्या इससे कोर्ट में बचाव हो पाएगा? इससे कोई बचाव नहीं हो पाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइटिंग किसकी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर उस चेक पे साइन कर रखे हैं, साइन आपके हैं और साइन डिस्प्यूटेड नहीं है, आपने वो चेक दिया था, भले ही सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, तो उस पर जिस मर्जी की राइटिंग हो, जिस मर्जी का साइन हो, चाहे अमाउंट सामने वाले ने खुद भरा हो, ये सब चीज़ें आपको केस में नहीं बचा पाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो ये है कि कोर्ट में आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस चेक में अमाउंट भरी गई है और जिस दिन वो चेक प्रेजेंट किया गया था उस दिन मुझे इसको इतने रुपए देने
कानूनी रूप से नहीं बनते थे, या तो बिल्कुल ही नहीं बनते थे या इससे कम बनते थे। फ्यूचर लायबिलिटी पे नहीं की जा सकती थी। अगर उसने फ्यूचर लायबिलिटी डाल दी है, भविष्य में आने वाला कोई बर्डन था आपके ऊपर, वो करंट में भर के डाल दिया उस चेक में, तब आप बच सकते हो। तो आपको हर हाल में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई भी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेक नहीं थी जिस दिन ये चेक भर के डाला गया। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। अकाउंट क्लोज कर देना, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देना, इनसे कोई बचाव नहीं होने वाला है। अब अगर कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई मनी लेंडर आपको धमका ही रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी व्यापारी को आपने चेक दे दिया था, उसके पास आपके ब्लैंक सिक्योरिटी चेक हैं, किसी भी कारण से, व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, धमका रहा है, और आपका कोई पैसा उसे देना बनता नहीं है, या जो देना बनता था वो आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपके पास उसका सबूत है, बैंक स्टेटमेंट है या कुछ भी है, तब आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो डायरेक्ट आप कोर्ट में जाके क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ और या उस कंपनी के खिलाफ। आप सीधा सिविल कोर्ट में जा सकते हो और सिविल कोर्ट में जाके सूट फॉर डिक्लेरेशन आप फाइल कर सकते हो और ऑनरेबल कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये परिस्थितियां थी, ये सिक्योरिटी चेक को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और सामने वाले को रोका जाए इस चेक को मिसयूज़ करने से। तो ये सारे कार्य आप कानूनी रूप से कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आपके सिक्योरिटी चेक का मिसयूज़ कर रहा है। धन्यवाद।